नमस्कार दोस्तों, मैं अनुतोष आप सबका जीएस पैशन पे स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग भारत का भौतिक स्वरूप के अंतर्गत जो भारत में पाए जाने वाले मैदान हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। हम लोग पिछले वीडियो में भारत में पाए जाने वाले पर्वत, पहाड़ एवं पठार के बारे में पढ़ लिए हैं। अब इस वीडियो में हम लोग भारत में जो मैदान पाए जाते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत के विस्तृत क्षेत्रफल पर यानी सबसे अधिक भूभाग पे मैदान ही फैला हुआ है, और ये हम लोग शुरू में ही पढ़े थे कि ये 43% भूभाग पे क्या है ना, फैला हुआ है। तो इस मैदान का निर्माण कैसे हुआ है इसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो हम लोग का भारत का मैदान है इसको हम लोग दो भाग में बांटते हैं। सामान्यतः दो भाग में बांटा जाता है। एक तो हम लोगों का जो उत्तर भारत का मैदान है, और एक क्या है जो हम लोग का प्रायद्वीपीय भारत है यानी जो दक्षिण भारत है उसका जो मैदान है उसके बारे में पढ़ते हैं। इन दोनों मैदानों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। उत्तर भारत के मैदान और प्रायद्वीपीय भारत के मैदान में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि आपका जो प्रायद्वीपीय भारत है यहाँ मैक्सिमम क्या है ना, हम लोग का पर्वत ही पाए जाते हैं, पर्वतमालाएँ हैं। तो इस कारण यहाँ जो मैदानी भाग है ये कम है, लेकिन उत्तर भारत में जो मैदानी भाग है ये बहुत ज़्यादा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मैदान का निर्माण कैसे हुआ है। अब अलग अलग जो जियोलॉजिस्ट है सबका जो राय है वो अलग अलग है कि मैदान का निर्माण किसी के अनुसार जो हम लोग का पहले टेथिस सागर था, नहीं वो टेथिस सागर क्या हुआ ना, जहाँ उसका मलबा जो उठने के फलस्वरूप जो हम लोग का क्या बना था ना, हिमालय पर्वत बना था और कुछ पठार का निर्माण हुआ था। तो दूसरी ओर जहाँ से मलबा उठा था तो वो वाला क्षेत्र क्या हो गया था ना, गर्त हो गया था ना, गड्ढा हो गया था। तो उस गड्ढा को जब नदियों द्वारा लाया गया अपशिष्ट द्वारा भरा गया, नहीं जो नदी द्वारा लाया गया अवसाद या फिर जो अपशिष्ट होता है उसके द्वारा भरा गया, तो किसका निर्माण हुआ, मैदान का निर्माण हुआ। किसी किसी का ये मानना है कि चूँकि हम लोगों का जो पृथ्वी वो चट्टानों के ऊपर जो प्लेटों के ऊपर क्या हुआ ना, बसा हुआ है। अब क्या हुआ ना कि जो इन दोनों प्लेटों के बीच वाला जो प्लेट है ये अगर धंस गया तो ये वाला क्षेत्र क्या हो गया ना, वैली बन गया, जिसको हम लोग रिफ्ट वैली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्ट वैली बोलते हैं। और इस रिफ्ट वैली में हज़ारों लाखों साल से जो नदियाँ हैं वहाँ पे क्या गिराती गई, अपना मलबा और अवसाद गिराती गई। उसके कारण इस चट्टान का ये जो मैदान का क्या हुआ है ना, निर्माण हुआ है। अब चूँकि मैदान के निर्माण के बारे में जो आपका अवधारणा है वो अलग अलग जियोलॉजिस्ट का अलग अलग मानना है, यानी पूरी तरह से क्लियर नहीं है। लेकिन सामान्य तौर पर माना जाए कि मैदानों का जो निर्माण होता है वो नदियों द्वारा लाए गए अवसाद या फिर मिट्टी बालू जो भी है उससे होता है। तो अगर सामान्यतः आपसे पूछा जाए कि मैदानों का निर्माण कैसे होता है, तो मैदानों का निर्माण नदियों द्वारा होता है, और नदियों द्वारा जो लाया गया अपशिष्ट है या फिर जो आपका अवसाद है उसी से होता है। अब देखिए हम लोग मैदान को दो भाग में बांटे हैं, एक तो उत्तर भारत में मैदान और दूसरा क्या है ना, हम लोग का प्रायद्वीपीय भारत में मैदान। अब देखिए जो उत्तर भारत का मैदान है ये सामान्यतः हम लोग का सबसे ऊपर क्या है, हम लोग का हिमालय पर्वत है। और अगर देखा जाए मध्य प्रदेश में जब हम लोग पर्वत पढ़े थे तो मध्य प्रदेश में जो हम लोग का विंध्याचल पर्वत है इसी के बीच में जो मैदान पाए जाते हैं इसको हम लोग उत्तर भारतीय मैदान बोलते हैं। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। देखिए मैप के साथ हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखिए ये चूँकि हम लोग का हिमालय पर्वत यहाँ पे है, ये पूरा हिमालय पर्वत का क्षेत्र है हम लोगों का। और देखिए मध्य प्रदेश में हम लोग पढ़े थे विंध्याचल पर्वतमाला, इसके बीच में जो भी मैदान पाए जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तर भारतीय मैदान बोलते हैं। और हम लोग का इसके नीचे जो भी मैदान पाया जाता है जिसको कि हम लोग दक्षिण भारत बोलते हैं या फिर प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं, तो यहाँ पाए जाने मैदान को क्या बोला जाता है, प्रायद्वीपीय भारतीय मैदान बोला जाता है। अब देखिए अगर पूछा जाए कि उत्तर भारतीय मैदान का निर्माण किन दो पर्वतमालाओं के बीच में हुआ है, तो उत्तर भारतीय मैदान है उसका निर्माण हिमालय और विंध्याचल पर्वतमालाओं के बीच में हुआ है। अब देखिए जो हम लोग का उत्तर भारतीय उत्तर भारतीय जो हम लोग का मैदान है, इस उत्तर भारत के मैदान के निर्माण में जो हम लोग का सिंधु नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, जो गंगा नदी है और इन सभी नदियों का जो सहायक नदी है, नहीं ये सभी सम्मिलित रूप से उत्तर भारतीय मैदान का क्या किए हैं ना, निर्माण किए हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर भारत का निर्माण किन किन नदियों के द्वारा हुआ है तो आपको बोलना होगा क्या, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा और इनकी सभी सहायक नदियों द्वारा क्या हुआ है ना, उत्तर भारत के मैदान का निर्माण हुआ है। यानी इसके द्वारा लाए गए अवसादों से ही उत्तर भारत मैदान का निर्माण हुआ है। अब देखिए जो हम लोगों का उत्तर भारतीय मैदान है यहाँ दो प्रकार की जो हम लोग का मृदाएँ हैं, सामान्यतः जो मुख्य मृदा के बारे में कहा जाए तो दो भाग में इसको लोग बांटते हैं। एक होता है हम लोग का बांगर और दूसरा होता है खादर। नहीं, एक क्या होता है बांगर और दूसरा क्या होता है खादर। यानी एक बांगर मैदान और दूसरा क्या बोलेंगे हम लोग, खादर मैदान। नहीं,
अब किसको बोला जाएगा बांगर मैदान और किसको बोला जाएगा खादर मैदान, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, मान के चलिए कि हज़ारों लाखों साल पहले क्या हुआ था ना, कि बहुत ज़्यादा क्या आया था, बाढ़ आया था। अब देखिए, बहुत ज़्यादा बाढ़ के कारण तबाही मचा था। उस समय जो बाढ़ द्वारा लाए गए मृदा जो ऊंचे क्षेत्रों में क्या हो गया था ना, फैल गए थे, और उसके कारण वहाँ जो मैदान का निर्माण हुआ था, जहाँ की अभी जो हम लोग का नदी का पानी नहीं पहुँच पाता है, तो वो जो मिट्टी या फिर जो अवसाद है वो क्या है ना आपका, बहुत पुराना हो गया है। तो हम लोग का जो पुराना जलोढ़ मृदा, चूँकि नदी द्वारा लाए गए जो मृदा होती है जलोढ़ मृदा होती है, फिर नदियों के किनारे पाए जाने वाला जो मिट्टी होती है वो जलोढ़ मिट्टी होती है। तो जो हम लोग का पुराना जलोढ़ मिट्टी जो कि लाखों या फिर हज़ारों साल पहले नदियों द्वारा ला के वहाँ पर फैलाया गया था, उसको हम लोग बोलते हैं बांगर। और जो नवीन जलोढ़ मृदा होती है, जो कि मान के चलिए इस साल बारिश हुआ, इस साल बाढ़ आया, उसके बाद जो हम लोग का नदी के आसपास वाले इलाके में जो भी मिट्टी फैली नहीं, उसको हम लोग बोलते हैं खादर। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी मृदा ज़्यादा उपजाऊ होगी, बांगर या फिर खादर, तो सामान्यतः हम लोग का देख के ही लगता है कि जो खादर मृदा है वो क्या होगी, ज़्यादा उपजाऊ होगी, क्योंकि वो हर एक साल नदियों द्वारा ला के क्या किया जाता है ना, उस मैदान में फैलाया जाता है। लेकिन बांगर मृदा को बहुत पहले ही ला के क्या किया गया था, वहाँ पर फैलाया गया था, और वहाँ चूँकि खेती हो ही रहा है, तो उसका उपजाऊपन क्या हो रहा है, घट रहा है। तो हम लोग जो उत्तर भारत में मैदान में जो मिट्टी पाई जाती है, फिर उत्तर भारत मैदान को हम लोग दो भाग में इस प्रकार से बांटते हैं। पहला क्या, बांगर मैदान, और दूसरा हम लोग का क्या हो जाता है, खादर मैदान। अब देखिए, बांगर मैदान के बारे में हम लोग पढ़ लें कि जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी या फिर नदियों द्वारा लाए गए जो पुरानी मिट्टी द्वारा जिस मैदान का निर्माण हुआ है, उसको हम लोग बांगर मैदान बोलते हैं, जहाँ पे बांगर मिट्टी पाई जाती है। और जहाँ पे हम लोग का नवीन जलोढ़ मिट्टी या फिर नदियों द्वारा लाई गई जो नवीन मृदा के द्वारा जिसका निर्माण होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, खादर मैदान या फिर खादर जलोढ़ मिट्टी नहीं, या फिर खादर मिट्टी वाला मैदान। ये अगर पूछा जाए कि दोनों में से कौन ज़्यादा उपजाऊ है, तो हम लोग खादर को क्या करेंगे ना, टिक मारेंगे, खादर ज़्यादा उपजाऊ होता है। आप इसको ट्रिक्स की सहायता से भी याद ऐसे कर सकते हैं, ब से बांगर ब से बेकार। एक्चुअली बेकार नहीं होता है, लेकिन याद रखने के लिए ब से बांगर ब से बेकार आप कर सकते हैं। नहीं, आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, जो हम लोग का उत्तर भारत के मैदान है, ये बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ है। जो सबसे ज़्यादा हम लोग का क्रॉप्स का या खाद्यान्न का जो उत्पादन होता है, झाल हो गया या फिर गेहूँ हो गया, ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ जो हम लोग का उत्पादन होता है, कहाँ से होता है ना, उत्तर भारत के मैदान से ही होता है। आप देखते होंगे कि हम लोग का पंजाब, यूपी, ये सब जो आपका गेहूं उत्पादन की दृष्टि से क्या है ना, सबसे प्रमुख इलाका है। फिर इधर आप देखते होंगे जो पश्चिम बंगाल है नहीं, बिहार का कुछ इलाका, ये धान उत्पादन की दृष्टि से बहुत ही क्या है ना, प्रमुख जगह है। तो ये जो हम लोग का मेनली जो खाद्यान्न है वो सबसे ज़्यादा उत्पादित कहाँ होता है, उत्तर भारत मैदान में होता है। अब देखिए, इस मैदान को भी हम लोग एक दो पार्ट में बांटते हैं। वैसे मैदान जो कि एकदम पहाड़ के किनारे पाया जाता है, नहीं, पहाड़ के जो तल है जिसको हम लोग गिरिपाद बोलते हैं, उसके सम्मुख पाए जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तराई क्षेत्र बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र भी क्या है, हम लोग का मैदान का ही पार्ट है। नहीं, वो ऐसा मैदान जो कहाँ पाया जाता है, जो किसी भी पर्वत के गिरिपाद में नहीं, यानी उसके तल में पाया जाता है, वैसे मैदान को हम लोग क्या बोलते हैं, तराई बोलते हैं। आप नाम सुने होंगे, जो हम लोग का तराई वाला क्षेत्र है वो सामान्यतः कहाँ पाया जाता है, हम लोग का जो आपका उत्तर प्रदेश और जो उत्तराखंड वाले क्षेत्र है नहीं, वहाँ पे हम लोग का तराई क्षेत्र पाया जाता है। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि तराई क्षेत्र कहाँ पाया जाता है, तो क्या बोलेगा आप, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड वाले क्षेत्र में, क्योंकि वो हिमालय का वहाँ पे क्या है ना, हम लोग का जो गिरिपाद तल है नहीं, यानी तल है। आशा करते हैं आप लोग तराई के बारे में समझ गए होंगे। अब देखिए, हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, प्रायद्वीपीय मैदान के बारे में। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कुछ भी मैदान हो, कोई भी मैदान हो, उसका निर्माण किसके द्वारा होता है, नदियों द्वारा होता है। और अभी हम लोग कुछ देर पहले बात किए थे कि जो हम लोग जो प्रायद्वीपीय भारत है या फिर जो दक्षिणी भारत है, यहाँ अनेक सारे पर्वतमालाएँ, छोटे छोटे पर्वत, बड़े बड़े पर्वत पाए जाते हैं। अब देखिए, यहाँ चूँकि फिजिकल मैप नहीं है, नहीं तो आपको दिखाते, आप अपना जो एटलस है उसको खोलिएगा और भारत का उसमें फिजिकल मैप खोलिएगा, आपको दिखेगा कि पूरे जो दक्षिण भारत में पूरा भूरा भूरा कलर का आपको हर एक जगह दिखेगा। वो भूरा भूरा कलर कुछ नहीं है, क्या है, पर्वत है। नहीं, इस कारण जो दक्षिण भारतीय या फिर प्रायद्वीप भारत का जो आपका जो मैदान दिखेगा, ज़्यादातर मैदान कहाँ दिखेगा ना, समुद्र के किनारे, यानी समुद्र तट के बगल में ही दिखेगा। नहीं, कहाँ दिखेगा, समुद्र तट के बगल में ही दिखेगा। और अगर पूछा जाए कि हम लोग का जो प्रायद्वीपीय भारत का मैदान है नहीं, प्रायद्वीपीय भारत का मैदान है, वो हम लोग का पश्चिमी घाट जो पर्वतमाला, जो पूर्वी घाट पर्वतमाला है,
इसके किया ना पश्चिमी घाट पर्वतमाला के बाईं छोर में और पूर्वी घाट पर्वतमाला के दाईं छोर में पाया जाता है। दाईं छोर या फिर इसका अगर बाईं छोर आप देखिएगा तो ये समुद्र की क्या है ना, तट में ही है। नहीं, इसी कारण जो भी प्रायद्वीपीय मैदान है उसको हम लोग जो प्रायद्वीप भारत का तट है उसी में पढ़ लेते हैं। अब देखिए, जो हम लोगों का पूरा प्रायद्वीप भारत है नहीं, ये चूँकि समुद्र से पूरा लगा हुआ है, यानी समुद्र तट, ये समुद्र तट का निर्माण करता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो कि समुद्र तट का निर्माण करते हैं, तो भारत के ऐसे कुल 9 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 9 राज्य हैं जो कि किसका निर्माण करते हैं? समुद्र तट का निर्माण करते हैं। चलिए इस 9 राज्य को हम लोग याद करते हैं। पहले तो 9 राज्यों को देखेंगे कौन कौन से राज्य हैं जो कि हम लोग का समुद्री तट का निर्माण करते हैं, फिर समुद्र के साथ सटे हुए हैं। और अगर भारत का कुल तटीय लंबाई पूछा जाए तो ये आपका 6100 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 6100 किलोमीटर भारत का कुल तटीय लंबाई। नहीं, यानी यहाँ से लेके आपका यहाँ तक का लंबाई कितना है आपका? 6100 किलोमीटर है। अब देखिए, हम लोग इन 9 राज्यों को देखते हैं जिसका सीमा किसके साथ लगता है? समुद्र के साथ लगता है। तो सबसे पहले देखिए आप, गुजरात है। क्या है हम लोग का? गुजरात है। ये गुजरात राज्य ही सबसे लंबी सीमा क्या है ना, इसकी सबसे लंबी समुद्री सीमा है। अगर पूछा जाए कि सबसे लंबी समुद्री सीमा या फिर सबसे ज़्यादा समुद्री जो तट है वो किस राज्य का है, तो किसका है? गुजरात का है। अब देखिए उसके बाद आता है क्या हम लोग का? महाराष्ट्र। नहीं, पहला राज्य गुजरात, दूसरा क्या हो गया? महाराष्ट्र, फिर क्या हो गया हम लोग का? देखिए गोवा, फिर क्या हो गया? कर्नाटक, फिर केरल। यानी जो अरब सागर के साथ सीमा बनाता है नहीं, वो ऐसा हम लोग का 5 राज्य है। साथ में बोलते चलिएगा तो आपको याद भी होते जाएगा। सबसे पहले गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटक और अंत में क्या है हम लोग का? केरल। तो 5 राज्य बोलिए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। अब देखिए तो हम लोग का पश्चिम में 5 राज्य थे जो कि अरब सागर के साथ सीमा बना रहा था। अब पूर्व में हम लोग का देखते हैं 4 राज्य है। नहीं, वो कौन कौन से राज्य? सबसे पहले देखिए हम लोग का तमिलनाडु है, उसके बाद क्या है? आंध्र प्रदेश है, फिर ऊपर जाइएगा तो क्या है? उड़ीसा है, और ऊपर जाइएगा तो क्या है हम लोग का? वेस्ट बंगाल है। नहीं, अब देखिए यानी पूर्व की दिशा में हम लोग के 4 राज्य कौन कौन से राज्य है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। तो आशा करते हैं कि आप 9 राज्य को याद कर लिए होंगे कि ये 9 राज्य क्या है ना हम लोग का? समुद्री तट यानी समुद्री सीमा बनाते हैं। नहीं, यानी तटीय राज्य अगर पूछा जाए तो कुल कितने तटीय राज्य है? 9 तटीय राज्य है। कुल तटीय सीमा कितना है हम लोग का? तो 6100 किलोमीटर क्या है हम लोग का? तटीय सीमा है। अब देखिए, इससे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो इतना सरल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। आपको क्या बोल देता है ना कि क्रमवार इन राज्यों को सजाने बोलता है। नहीं, तटीय सीमा के लंबाई के आधार पे इसको क्रमवार सजाने बोलता है, जो कि अपने आप में एक डिफिकल्ट क्वेश्चन बन जाता है अगर लड़का इसको बढ़िया से याद नहीं करता है क्रमवार। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, 5 राज्य तो आपको याद करना ही है। जो 5 राज्य है जिसका कि सीमा आपका क्या है ना, जो समुद्री सीमा के लंबाई के आधार पे उसको घटते क्रम या फिर बढ़ते क्रम में आपको याद करना ही है। तो सबसे ज़्यादा जो समुद्री सीमा या फिर जिसका जो सबसे ज़्यादा समुद्री तट सीमा है वो हम लोग का गुजरात राज्य है। कौन सा राज्य है? गुजरात। आशा करते हैं पहला राज्य क्या हो गया हम लोग का? गुजरात। दूसरा राज्य अगर पूछा जाए तो दूसरा राज्य हम लोग का आंध्र प्रदेश। दूसरा राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। तीसरा राज्य हम लोग का तमिलनाडु है। चौथा राज्य हम लोग का महाराष्ट्र है। फिर 5वां राज्य हम लोग का केरल है। इन 5 राज्य को आपको याद रखना ही है। देखिए सबसे पहले सबसे लंबी समुद्री सीमा वाला राज्य गुजरात, मैं आपसे याद कर लिए, सबसे लंबी समुद्री सीमा वाला राज्य गुजरात। दूसरा हो गया हम लोग का आंध्र प्रदेश। तीसरा जस्ट उसके नीचे तमिलनाडु। चौथा हो गया हम लोग का महाराष्ट्र और 5वां केरल। तो याद करते हैं, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल। गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल। ऐसे करके याद कीजिएगा तो आपका याद हो जाएगा और कभी नहीं भूलिएगा। तो देखिए इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। आपको ये नहीं पूछेगा कि सबसे ज़्यादा लंबी समुद्री सीमा क्या है, किसका है। अगर वो भी पूछेगा कि सबसे निम्न में से किसकी समुद्री सीमा सबसे लंबी है, तो उसमें आपको ऑप्शन गुजरात मिलवे नहीं करेगा। कैसा ऑप्शन रहेगा? देखिए ऑप्शन ए दे देगा आपको केरल, ऑप्शन बी दे देगा आपको आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी दे देगा आपको पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी दे देगा आपको
उड़ीसा, उड़ीसा। अब देखिए इन चारों ऑप्शन में आपको गुजरात दिख रहा है, और अगर आप ये याद करके सिर्फ चल जाते हैं कि गुजरात की समुद्री सीमा सबसे लंबी होती है और उसके बाद वाले राज्यों का आप क्रमवार याद नहीं करते हैं, तो आप वहाँ टिक नहीं लगा पाइएगा। तो चूंकि आपको याद है कि गुजरात के बाद सबसे लंबी समुद्री सीमा किसकी है, तो आंध्र प्रदेश की है, तो आप आसानी से लगा सकते हैं कौन सा ऑप्शन, आंध्र प्रदेश। अगर आपको आंध्र प्रदेश भी नहीं दे, नहीं, अगर आपको आंध्र प्रदेश भी नहीं दे, यहाँ मान के चलिए आंध्र प्रदेश के बदले आपको गोवा दे दिया जाए, नहीं, तो आपको तो पता है कि यहाँ जो भी राज्य पढ़े उसमें हम लोग 5 नंबर में पढ़े थे केरल, और इन सभी राज्यों को हम लोग नहीं पढ़े थे, नहीं, यानी सबसे ज़्यादा जो समुद्री लंबी सीमा है इस चारों ऑप्शन में से किसका है, केरल का है, तो आप केरल लगा सकते हैं। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, ये जो समुद्री तट है, नहीं, इन समुद्री तट को कुछ विशेष नाम से जाना जाता है, नहीं, वो भी एग्ज़ाम का पार्ट बनता है, वो भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि किस तट का क्या नाम है, नहीं। तो चलिए हम लोग उसको भारत के मैप के सहायता से, चूँकि हम लोग ने बोर्ड में उसको बना के रखा है, तो वहाँ से देख लेते हैं कि कौन सी समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए सबसे पहले जो गुजरात वाला तट है, सबसे पहले जो हम लोग का गुजरात वाला तट है, इसको हम लोग बोलते हैं काठियावाड़ तट। कौन सा तट बोलते हैं, काठियावाड़ तट। ये पूरे गुजरात वाला जो तट है इसको हम लोग कौन सा नाम से जानते हैं, काठियावाड़ तट। फिर दूसरा जो हम लोगों का महाराष्ट्र से स्टार्ट होकर कहाँ तक आता है, गोवा तक आता है। कहाँ तक आता है, महाराष्ट्र से स्टार्ट होके ये जो गोवा तक आता है, इस तट को हम लोग बोलते हैं सह्याद्री तट या फिर कोंकण तट। पहला काठियावाड़ तट, फिर महाराष्ट्र से लेके गुजरात तक वाले तट को क्या बोलते हैं हम लोग, सह्याद्री तट या फिर कोंकण तट। ये पूरे पर्वतमाला को सह्याद्री पर्वतमाला बोला जाता है, पश्चिमी घाट को, इसलिए इसको कौन सा तट बोल देते हैं हम लोग, सह्याद्री तट। अब देखिए जैसे कर्नाटक वाला क्षेत्र आता है, उस कर्नाटक वाले क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, केनारी तट या फिर कन्नड़ तट। केनारी तट या फिर कौन सा तट, कन्नड़ तट। जस्ट उसके नीचे जो हम लोग का केरल आता है, उस केरल वाले तट को मालाबार तट बोला जाता है। कौन सा तट बोला जाता है, मालाबार तट। क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि जो भारतीय मानसून है, नहीं, वो सबसे पहले जो भारत का मुख्य भूभाग है वहाँ पे कहाँ पे वर्षा कराती है, कौन सी तट पे वर्षा कराती है। ऑप्शन देगा आपको मालाबार तट, ऑप्शन फिर आपको मिलेगा कोरोमंडल तट, काठियावाड़ तट या फिर सह्याद्री तट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हम लोग का भारतीय मानसून होता है, जो कि सबसे पहले जून महीना में क्या करता है, इंटर करता है, और जब वो इंटर करता है तो वो भारत का जो मुख्य भूभाग है वहाँ मालाबार तट पे क्या करती है ना, सबसे पहले वर्षा कराती है। यानी जो केरल वाला हिस्सा है वो क्या है ना, हम लोग का मालाबार तट है। हम लोग जानते हैं कि केरल में सबसे पहले हम लोग का मानसून वर्षा कराती है, नहीं, ये हम लोग बोले थे कि भारत का जो मुख्य भूभाग है वहाँ पे कब वर्षा कराती है। अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले कहाँ वर्षा कराती है, तो आपको बोलना होगा कि कहाँ, अंडमान निकोबार में, क्योंकि अंडमान निकोबार भारत के मुख्य भूमि का पार्ट नहीं है, वो देखिएगा एक दूसरे छोर में है, नहीं, अलग मुख्य भूभाग से अलग हटा हुआ है। लेकिन अगर पूछा जाए कि मुख्य भूभाग पे सबसे पहले कहाँ वर्षा कराती है, तो कौन से तट पे कराती है, मालाबार तट पे कराती है। अगर राज्य पूछा जाए तो केरल। आशा करते हैं कि ये मालाबार तट के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग मानसून के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, पहले नदी पढ़ लेंगे, उसके बाद जो भारतीय मानसून है उसको हम लोग बहुत ही विस्तृत ढंग से पढ़ेंगे, क्योंकि ये यूपीएससी हो या फिर कोई भी पीसीएस हो, उसका फेमस क्वेश्चन रहता है। नहीं, हर एक यूपीएससी या फिर आपका जो भी पीसीएस एग्जाम होता है उसमें मानसून से रिलेटेड क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा, यानी मेंस में आंसर राइटिंग में हम लोग देखेंगे कैसे आंसर राइटिंग में किया जाता है। अब देखिए इधर जो हम लोग का आपका तमिलनाडु है, जहाँ की हम लोग का कावेरी नदी बहती है, उस कावेरी से लेके एकदम जो कृष्णा नदी, जो कि आंध्र प्रदेश में आके गिरती है, बंगाल की खाड़ी में आके मिलती है, तो इस कावेरी नदी से लेके एक कृष्णा नदी तक का जो तट है, नहीं, उसको हम लोग बोलते हैं कोरोमंडल तट। उसको क्या बोलते हैं, कोरोमंडल तट। अगर आपसे पूछा जाए कि चूँकि हम लोग का जो मानसून जब आ रहा था, नहीं, उसको हम लोग बोलते हैं, जो हम लोग का मानसून शुरू में वर्षा कराती है उसको हम लोग दक्षिणी पश्चिमी मानसून बोलते हैं। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है अगर पूछा जाए, तो मालाबार तट पे होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून, जिसको हम लोग आता हुआ मानसून भी कहते हैं, क्योंकि ये मानसून ही पहले आता है हम लोग का, तो इसके कारण सबसे पहले वर्षा कहाँ होती है, फिर सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो मालाबार तट पे होती है। लेकिन अगर पूछा जाए कि लौटता हुआ मानसून, मानसून पढ़ाएंगे तो आपको समझाएंगे कि लौटता हुआ मानसून क्या होता है। इसका दूसरा नाम होता है आपका उत्तर पूर्वी मानसून। क्या नाम होता है इसका, उत्तर पूर्वी मानसून। तो इसके कारण सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है, तब आपको बोलना होगा कि कहाँ पे होती है, कोरोमंडल तट पे होती है। समझेंगे कैसे कोरोमंडल तट पे तब सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। अभी खाली सुन के रहिए कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है, मालाबार तट पे, और जो लौटता हुआ मानसून या फिर उत्तर पूर्वी मानसून, उसके कारण सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है, कोरोमंडल तट पे।
अब देखिए जस्ट कोरोमंडल तट से जब हम लोग ऊपर की ओर आते हैं नहीं, तो उस तट का नाम है उत्तरी सरकार। क्या नाम है उसका? उत्तरी सरकार तट। अब उत्तरी सरकार तट आपका आंध्र प्रदेश से लेके उड़ीसा के कुछ हिस्से तक है नहीं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तरी सरकार तट बोलते हैं। फिर उड़ीसा का कुछ हिस्सा और जो आपका वेस्ट बंगाल का कुछ हिस्सा है, वहाँ जो तट पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं उत्कल तट। कौन सा तट बोला जाता है? उत्कल तट बोला जाता है। तो आशा करते हैं इन सभी 7 तटों के बारे में आप समझ लिए होंगे। अब इन 7 तटों को एक बार याद कर लेते हैं, शुरू से रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़े काठियावाड़ तट, फिर पढ़े सह्याद्री तट या फिर कोंकण तट, फिर जस्ट उसके नीचे आए तो किनारी तट बोलिए या फिर कन्नड़ तट, क्योंकि यह कर्नाटक वाला इलाका है नहीं। मालाबार तट, उसके बाद हम लोग पढ़े मालाबार तट। काठियावाड़ तट गुजरात में पाया जाता है। सह्याद्री या फिर कोंकण तट महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक फैला हुआ है। जो आपका किनारी तट है या फिर कन्नड़ तट है वो पूरे कर्नाटक में फैला हुआ है, और जो मालाबार तट है वो केरल में फैला हुआ है। अब देखिए इधर हम लोग देखे थे, पहला जो तट देखे थे जो पूरब की ओर है कोरोमंडल तट। कौन सा तट है? कोरोमंडल तट। ये कोरोमंडल तट आपका तमिलनाडु के कावेरी नदी से लेके आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी तक फैला हुआ है। फिर जस्ट उसके ऊपर जो है हम लोग का कुछ आंध्र प्रदेश का कृष्णा नदी से लेके जो हम लोग का महानदी है नहीं का, जो आपका उड़ीसा का महानदी है, वहाँ तक जो तट फैला हुआ है उत्तरी सरकार तट है। फिर उड़ीसा के महानदी से लेके जो हम लोगों का उधर बंगाल में जो गंगा नदी जो गिरती है, हुगली नदी जो गिरती है कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में, वहाँ तक का जो तट है उसको हम लोग कौन सा तट बोलते हैं? उत्कल तट। आशा करते हैं इन सभी तटों के बारे में आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे। अब देखिए हम लोगों ने मैदान के बारे में पूरा बढ़िया तरीके से पढ़ लिया, इन तटों के बारे में बढ़िया तरीके से पढ़ लिया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो इन तटों में पाए जाने वाले बंदरगाह है उसके बारे में बढ़िया से पढ़ेंगे। सभी बंदरगाहों की विशेषता के बारे में जानेंगे, कहाँ सबसे ज़्यादा व्यापार होता है, कौन सा बंदरगाह सबसे गहरा है नहीं। तब तक के लिए आप लोग क्या कीजिएगा ना, घर में एक बार इन सभी को बढ़िया से याद कीजिएगा। आशा करते हैं कि याद करने में आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आप बढ़िया से समझ चुके हैं और याद भी यहाँ आपको करा दिया गया है। अब फिर उसके बाद हम लोग नदी के बारे में पढ़ेंगे, फिर मानसून के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।